क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। सही आंसर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 2। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? क्योंकि प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और बिंब से बड़ा है, तो निश्चित रूप से कहाँ पर होगी? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 3। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो आपको जो है इसको फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर यानी कि वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, क्योंकि फोकस दूरी माइनस है, इसलिए दोनों ही चीज़ें क्या होंगी? अवतल होगी। अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, तो देखिए आपका जो नॉर्मल मिरर होता है वो भी समतल दर्पण या उत्तल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण दोनों में ही आपको क्या है? सीधा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो देखिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस आप जो है पसंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है? इसका कारण है समंजन। क्वेश्चन नंबर 2। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है रेटिना या दृष्टिपटल। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ये किया जाता है पक्षभावी पेशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम या समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R/R डैश अनुपात का मान क्या है? इसका आंसर होगा 25। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसका आंसर होगा I/R², क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन विद्युत शक्ति को निरूपित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किसी विद्युत बल्ब का अनुमंता 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होती है? यह होगी आपकी 50 वाट। क्वेश्चन नंबर 4। दो चालकता तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? यह होगा आपका 1:4। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? आंसर है इसका चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। आंसर कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, इसे जनित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है। एसी जनित्र में सर्पी बल होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। क्वेश्चन नंबर 5। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो विद्युत धारा का मान आपका बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? आंसर है बादलों वाले दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? आंसर है नाभिकीय ऊर्जा। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? आंसर है नाभिकीय ऊर्जा।
क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो इक्वेशन है इसमें लेड ऑक्साइड जो है वो लेड में बदल रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। और कार्बन जो है वो CO2 में बदल रहा है, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। तो C और D इसके ऑप्शन सही हैं। और क्योंकि आंसर में असत्य कथन पूछा है हमसे प्रश्न में, तो इसका आंसर होगा A और B, यानी सीसा अपचयित नहीं हो रहा है इसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड भी उपचयित नहीं हो रही है। तो ये आप आंसर देख सकते हैं A एंड B। क्वेश्चन है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ऊपर दी गई अभिक्रिया में हम देखते हैं कि Fe2O3 जो है ये Al2O3 में बदल रहा है। यहाँ पर जो है Fe रिप्लेस हो रहा है Al से, एल्युमिनियम से। लोहा जो है वो एल्युमिनियम से रिप्लेस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इससे होता है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? तो pH 7 जो है वो शुद्ध जल का होता है, उससे कम रहेगा। 7 से कम तो अम्ल और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षार। तो विलयन लाल लिटमस को नीला करा है, यानी कि कैसा विलयन है? वो क्षारीय है, तो इसका मतलब मोर देन 7 रहेगा, यानी 7 से अधिक रहेगा। इसका आंसर होगा 10। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? तो ये जो गैस निकल रही है वो CO2 होगी, क्योंकि CO2 गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इस विलयन में क्या होगा? तो ये विलयन आपका क्या होगा? HCl होगा। क्वेश्चन नंबर 3, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? देखिए 10 ml के लिए आपको 8 ml चाहिएगा HCl, तो NaOH के 20 ml के लिए कितना चाहिएगा? इसका दुगना चाहिए, क्योंकि NaOH को हम दुगना कर रहे हैं तो HCl को भी दुगना कर दिया, यानी 16 ml। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन किसी औषधि का उपयोग करता है? तो देखिए अपच का मतलब होता है कि एसिडिटी, यानी आपके एसिड ज़्यादा बन रहा है तो आपको क्या चाहिएगा? एंटी एसिड चाहिएगा, यानी एंटीएसिड चाहिएगा आपको। निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, क्योंकि कॉपर आपका जो है वो Ag से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो जिंक की परत चढ़ाकर हम जो है लोहे के फ्राइंग पैन को बचा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी जिंक जो है आपका वो ऊपर है लोहे से, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 3, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व आपका क्या होगा? कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि जिंक जो है वो आपका टीन से पहले आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो सही आंसर है 7 सहसंयोजक आबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ब्यूटेनॉन चर्तु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, तो इसमें क्या होता है? कीटोन प्रकार्यात्मक समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 3, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए इसमें हमें असत्य कथन ढूंढना है। तो तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति घटती है, बिल्कुल सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ये भी सही है। पर परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये गलत है। तो क्योंकि इसमें असत्य कथन ढूंढना था तो इसका सही आंसर होगा परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तत्व X HCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा?
तो यह होगा आपका तत्व Mg और ये बनाएगा MgCl2। क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो यह जल के वहन के लिए, जबकि फाइलम जो है वो भोजन का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए, स्वपोषी पोषण जो है हमारे पौधे करते हैं, तो पौधों को क्या क्या चाहिए, बस ये याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी कि उपरोक्त सभी जो है हमें स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो ये है सही आंसर है साइटोकिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, जिसे कहते हैं सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क आपका उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। ये सभी के लिए जो है उपरोक्त सभी जो है इसके सही ऑप्शन हैं। प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है, यीस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो यह है शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में परागकण होते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधों जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतुति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवांशिक संरचना निम्न थी। तो इसका सही आंसर है कैपिटल T स्मॉल t WW, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल W। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समजात अंगों का उदाहरण है, तो समजात अंगों का उदाहरण हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, और आलू एवं घास के ऊपरी भुस्तारी। तो ये सभी जो हैं उपरोक्त सभी समजात अंगों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से, जीवाणु से। तो इसमें हमारी जो सबसे अधिक समानता है वो है चीन के विद्यार्थी से।